अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रिसर्च विद मुफ्ती हसन की 15वीं वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो हर एम फिल और पीएचडी के तालिब इल्म के लिए देखना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें मैं आज एचईसी की जानिब से एम फिल और पीएचडी की रिसर्च के लिए मकाले के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके ऊपर बात करूँगा। और इसके साथ साथ जो फॉर्मेटिंग होती है कि आपका जो मकाला है उसमें पहला चैप्टर कौन सा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आगे हम कुछ वीडियोस के अंदर उन चैप्टर्स को लिखने का तरीका भी समझेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चल जाए कि मेरे चैप्टराइजेशन के अंदर तरतीब क्या होगी और एचईसी की तरफ से मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो मैंने जो अपना चैट पर्सनल सेक्रेटरी बनाया हुआ है जेम, तो उसी को सामने रखते हुए, चूंकि उसको मैंने सारी हिदायत दी हुई हैं और पिछली जो आप हमारी इन वीडियोस के अंदर रिसर्च प्रपोजल के दौरान जेम्स देख रहे थे, उसी को ही मैं इस्तेमाल करके उससे मैंने कुछ सवालात पूछने हैं और उन सवालात को आपके सामने रखना है और फिर आपको बताना है कि देखें आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो किस तरह से पूरी होंगी और आपका ये पीएचडी का सफ़र जाकर मुकम्मल होगा। इसी वीडियो सीरीज के शुरू में जो प्रपोजल बनाते वक्त हमने आपको ये एक प्रपोजल बनाकर दिखाया था। तो रफ सही है, लेकिन इसमें अबवाब बंदी हमने की थी कि मौजू का तारफ़ और तहकीकी खाका, ये हमारा पहला बाब होगा। और याद रखेंगे ये जो पहला बाब होता है ये आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है, साइनॉप्सिस या खुत्ततुल बहस जिसको आप कहते हो, और उसका डिफेंस हो जाता है, तो वही आपका फिर वो जो उसमें से लिटरेचर रिव्यू को निकाल कर जो बकिया होता है वो आपका पहला चैप्टर ही बनता है। तो देखिए उसमें तकरीर, तारीखी पन मंज़र, मसले का बयान, तहकीक के मकासद, अहमियत अफादियत, दायरा कार और तरीक़े तहकीक, रिसर्च मेथोडोलॉजी तक ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। और जब आप उसको मकाले का हिस्सा बनाते हो अपने उस सिनॉप्सिस को पहले बाब के तौर पर, तो वहाँ जाकर ये थोड़ा सा और डिटेल में हो जाता है। तारीखी पस मंज़र आपको मज़ीद चंद सफ़ात ऐड करने पड़ते हैं, मसले के बयान को थोड़ा और डिटेल में देना पड़ता है। तो वही चीज़ होती है लेकिन थोड़ा सा उसमें इजाफा करना पड़ता है। दूसरा बाब हमने बनाया था साबका लिटरेचर का जायज़ा और नज़रियाती फ्रेमवर्क, यानी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इसमें आपने बताना होता है और उसके साथ आपने साबका जो लिटरेचर है वो जिक्र करना होता है। ये आपके मकाले का दूसरा होता है और ये आपने ऑलरेडी साइनॉप्सिस के अंदर इसका आधे से कुछ कम काम किया होता है। कुछ आर्टिकल्स आपने वहाँ पे कम से कम 10-15 आर्टिकल्स हमने डाले थे। तो वही साइनॉप्सिस का जो लिटरेचर होगा वो आपका इस मकाले के दूसरे बाब के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा होगा, इसके अंदर आपने इजाफा करना है। और तरीका मैंने वहीं पे बताकर आया हूँ इन पिछली सीरीज के अंदर के, जहाँ पे हमने कहा था उसको कि ये दो दो आर्टिकल्स आपने लेने हैं और हर एक आर्टिकल के का मुकम्मल खुलासा भी आपने वही नोटबुक इल्म से उसको अटैच किया जेमिनाई के साथ। तो हमने कहा कि इस में से दो दो आर्टिकल्स को आपने उठाना है और इनके, यानी ये मैं आपको प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ, और उसका जो पहले खुलासा है वो खुलासे का एक पैराग्राफ दीजिए। उसके बाद उसी में से एक ख़ास इक़्तिबास भी लेकर आइए और फिर उसी के लिए एक तीसरे पैराग्राफ के अंदर मुझे इसका गैप भी जिक्र कीजिए कि ये आर्टिकल इस तरह से डिस्कस करता है और मेरा मकाला जो है उसमें थोड़ा सा एंगल जो है वो डिफरेंट होगा और थोड़ा सा एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपने लिटरेचर रिव्यू करवाया था और सेम यही तरीका और यही प्रॉम्प्ट जो है वो आपका इधर आकर आपके इस दूसरे बाब के अंदर आपने जिक्र करना है। और उस में भी इसी तरह से पहले 10-15 आर्टिकल्स थे, तो आपने मुमकिन है कि 10-15 आर्टिकल्स इसमें और मिला लेने हैं ताकि ये कि आपका वो लिटरेचर रिव्यू जो है ना वो बाब के अंदर है बहुत ही तरतीब से आ जाए। लेकिन इसमें साथ साथ देखें ये भी था कि तसव्वुराती बहस, और इस तरीके से नंबर 2 पे ज़ैली हेडिंग में साबका मकालाजात का जायज़ा। तो यहाँ साबका मकालाजात के जायज़े की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपने उसी सेम प्रॉम्प्ट की तरह नोटबुक एलएम के अंदर दिए हुए जो आर्टिकल्स हैं बिल्कुल ओरिजिनल, तो उनको इस तरह का प्रॉम्प्ट देकर कम से कम 3-3 पैराग्राफ हर एक आर्टिकल के वो आपने लिखवाने हैं और फिर उनको जाकर पैराफ्रेज करके अपने मकाले का हिस्सा बनाना है। रिसर्च गैप, वही मैंने आपको बताया कि रिसर्च गैप आप हर एक आर्टिकल के साथ साथ लिखें, या ये कि 5-10-15 आर्टिकल्स के बाद आखिर में इकट्ठा लिख दें। तो वो आपका सुपरवाइजर आपको खुद गाइड करेगा। आप बस पहले एक इनिशली ड्राफ्ट बनाकर आप अपने सुपरवाइजर को भेजते जाएंगे। आगे सुपरवाइजर का काम होता है कि वो आपको सही तरीके से गाइड कर देगा और सही तरीके से वो आपको उस आर्टिकल को जो है ना वो या आपके मकाले को स्मूथ करेगा।
इस तरीके से थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, इसको आपने डिटेल में यहाँ लिटरेचर रिव्यू के बाद जिक्र करना होता है। अगरचे पीछे प्रपोजल में भी आपने मुख्तसर से जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर आकर आपने फिर कहना होता है कि अच्छा, मेरी रिसर्च चूंकि गैप तलाश हो गया है, इन 25-30 आर्टिकल्स के अंदर गैप मुझे समझ आ गया, वो मैंने लिख भी दिया है साथ। अब मैंने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो प्रपोजल के अंदर मैंने मुख्तसर से डाला था, अब उसी को दोबारा जिक्र करके उस पर मजीद खोल कर तफसील से बात करोगे। और उस दौरान सिर्फ खुद बात नहीं करनी, बल्कि बहवाला बात करनी है कि उस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में आपके नोटबुक इल्म के दिए गए मवाद के अंदर जो बात भी किसी ने की है, उसको कहें कि भाई वो बात ही उठाए, और साथ रेफरेंसेस लिखवाते जाएं। शिकागो स्टाइल में आपका सुपरवाइजर चाहता है या एपीएस स्टाइल में चाहता है, तो उसको प्रॉम्प्ट में कहें कि भाई मुझे जिस आर्टिकल से आप लेकर आ रहे हो, उस आर्टिकल के अंदर से मुझे उस आर्टिकल का एपीएस स्टाइल या शिकागो स्टाइल के अंदर मुझे इसका फुट नोट भी दें। और फुट नोट आपके हाशिए के तौर पर आपके सफ़े के बिल्कुल आखिर में लगता है, और एंड नोट आपके बिल्कुल रेफरेंस के तौर पर आखिर में लगता है। अच्छा, बाब सोम जो है, जब ये आपका लिटरेचर रिव्यू दोम के अंदर हो जाता है, तो बाब सोम में हो जाता है कि जैसे इसमें था पाकिस्तानी तलीमी निज़ाम में इल्हाद की फिक्री, तो यहाँ पे आकर आपने ना वो अगर कोई आपके पास जो है ना वो डेटा था, तो डेटा कलेक्शन आपने की होगी, इंटरव्यूज थे या जितनी भी चीज़ें थी उनका एनालिसिस आपने कर दिया, तजिया कर दिया, तो वो आप फिर इस तीसरे बाब के अंदर डेटा एनालिसिस जो है वो करते हो। यहाँ पे वो मैंने चूंकि ये अपने खास मौजू से मुतल्लिक बनाया है, तो आपका फिर यहाँ पे वो आ जाएगा। और चौथे नंबर पर फिर ये है कि आपका जो लिटरेचर रिव्यू के बाद आपने जो डेटा लिया, डेटा का एनालिसिस आपने जो कर लिया, और चौथे बाब के अंदर आकर आप उसके उसमें से जो आप डिस्कशंस हैं और वो जो इंटरव्यूज़ हैं, उस इंटरव्यूज़ को यहाँ पे मज़ीद ज़रा डिटेल में जिक्र करेंगे। और जो आपने जाकर डेटा लिया है, उस डेटा को फिर चौथे बाब के अंदर मज़ीद ज़रा तफसील से खोलेंगे। और इस वक्त बहुत अहम है, वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के अंदर बताऊंगा कि जब आप अपने डेटा को बयान करेंगे, तो अपने डेटा को साबका जितना जितना भी लिटरेचर है और जो आपकी थ्योरी है, अपने उस इंटरव्यूज के डाटा का जब आप तजिया लिखोगे ना, नताइज उल बहस लिखोगे, उस दौरान सिर्फ नताइज उल बहस पे नहीं रहना होता, ये बहुत अहम पॉइंट है, बल्कि उसके साथ साथ आपने उस नताइज उल बहस को रिलेट करना होता है साबका ऑथर्स की रिसर्च के साथ भी, और साथ ही अपने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क की तरफ भी। यानी आप साबित कर रहे होंगे कि मैं ये जो डाटा लेकर आया हूँ, इसमें जो फलां शख्सियत ने इंटरव्यू में ये बात की है, तो इसकी ये बात मेरे इस फ्रेमवर्क के साथ यूं जुड़ती है, और इसकी ये बात फलां ऑथर की बात के साथ यूं जुड़ती है। तो लिंक करना है आपने दोनों तरफ, तब जाकर आपका वो एनालिसिस बेहतर होगा। वरना अगर आप कहते हो हाँ जी इसने ये बात की थी, इसने ये बात की थी, इसने ये बात की थी, और बस आपका पेपर जो है वो काला हो गया और आपने मुकम्मल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपने अपने उस नताइज उल बहस को लिखते वक्त इस चौथे बाब के अंदर आपने जो बात लिखनी है, तो वो दोनों तरफ रिलेट करनी है। तो मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो आगे हम चलकर कुछ थोड़ी सी इसकी मिसालें भी देंगे। और पांचवी जो होगा फिर वो उसके अंदर आप आसरी चैलेंज, जैसे मैंने तदारुक और मुजवज़ा तलीमी फ्रेमवर्क है, और आखिर में फिर वो नताइज बहस और जो कंक्लूजन होती है, ये छः। अब मैं यहाँ पे आपको एचईसी का जो एक रिक्वायरमेंट्स हैं और तरीकाकार है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, फिर भी अगर आपके कोई यूनिवर्सिटी थोड़ा सा उसको चेंज करती है, तो 19-20 का फ़र्क है मुमकिन है, इसलिए आप इसमें परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। हम यहाँ पर एचईसी की जो रूल्स हैं जर्नल किस्म के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कि मैंने इससे पूछा कि आमतौर पर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में एम फिल और पीएचडी मकाले में अबवाब की तरतीब क्या होती है, तो उसने मुझे यूं बताया। यहाँ से हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और आपको दिखाते हैं। उसने कहा कि पाकिस्तानी जमात में हायर एजुकेशन कमीशन एचईसी की गाइडलाइंस के मुताबिक एम फिल और पीएचडी मकाले को अमूमन 5 बुनियादी अबवाब में तकसीम किया जाता है। पहला बाब होता है तारुफ, इंट्रोडक्शन। इसमें देखें तहकीक का पस मंज़र, मसले का बयान, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मकासद यानी ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चन, और तहकीक की अहमियत और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी जिसको हम कहते हैं, वो होता है, वही प्रपोजल। और दूसरे नंबर पर वही साबका लिटरेचर का जायज़ा, लिटरेचर रिव्यू होता है। इसमें आपके मौजू पर पहले से मौजूदा रिसर्च का तनकीदी जायज़ा पेश किया जाता है, और ये साबित किया जाता है कि आपकी तहकीक में नया क्या है, रिसर्च गैप आपका यहाँ पे लिखा जाता है। ये दूसरा बाब होता है, डिटेल में इसमें लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। बाब नंबर 3 में तरीक़े तहकीक, रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है। यहाँ आप बताते हैं कि आपका रिसर्च डिज़ाइन क्या है, डेटा कैसे और किन लोगों से इकट्ठा किया आपने या किया जाएगा, और कौन से टूल्स। तो प्रपोजल में तो आप लिखते हैं किया जाएगा, लेकिन जब आप थीसिस में आते तो आप लिखते हैं कि किया मैंने, ऐसा मैंने किया, तो वो इस तरह के सीखे इस्तेमाल होते हैं। और कौन से टूल्स
مثلا آپ نے انٹرویوز لینے ہیں، کوالیٹیٹیو ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے پھر جو آپ نے کی ہے نا، تو وہ آپ نے اس تیسرے باب کے اندر لکھنی ہے۔ چوتھا باب ہوتا ہے ڈیٹا کا تجزیہ اور نتائج، کہ وہ جو ڈیٹا آپ نے لایا ہے اس کا انالیسس کر دیا، جس طرح پچھلی ویڈیوز کے اندر ہے، اس نتائج کی شکل میں اب آپ نے جو وہ تجزیہ لکھنا ہے، تو میں نے لکھنے کے اندر بتا دیا کہ اس ڈیٹا کو آپ نے لنک کرنا ہے اپنی تھیوری کے ساتھ بھی، تھیوریٹیکل فریم ورک کے ساتھ بھی، لنک کرنا ہے اس کو سابقہ ریسرچ کے ساتھ بھی۔ تو اب اس میں اکٹھے کیے گئے ڈیٹا کا شماریاتی یا موضوعاتی تجزیہ کر کے حقائق کو ٹیبلز میں، بہت سارے ٹیبلز بنیں گے، گرافس بنیں گے، یا بیانیے کی صورت میں پھر آپ اس کو پیش کرتے ہیں اور اس کو لنک کرتے ہیں اپنے فریم ورک اور ثابت کرتے ہیں کہ میری یہ ریسرچ واقعی اس فریم ورک کے تحت چل رہی ہے، دیکھو یہ انٹرویو ہے اور اس سے میں نے یہ بات اخذ کیا، یہ نتیجہ نکلا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، آپ اے آئی سے معاونت یوں لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو آئیڈیا دے گا کہ آپ اپنی ریسرچ کو اس طرح سے، یہ انٹرویو کے تجزیے کو اس طرح سے ریٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا مولانا عبد الغفار ہیں، اس کا آپ نے انٹرویو لیا ہوا ہے، تو اس انٹرویو کے اندر سے آپ نے دو چار باتیں یا ان کے اقتباس لکھنا ہے نا ابھی، تو اس کو لکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مولانا عبد الغفار کی یہ بات میرے اس فریم ورک کے ساتھ یوں جڑتی ہے، اور یہ فلاں سابقہ ابراہیم موسیٰ یا فضل الرحمان یا کسی دوسرے آتھر کی ریسرچ کے ساتھ یوں جڑتی ہے، پھر وہاں پہ ان کے اقتباسات۔ تو یہ بہت ہی ایک کریٹیکل آپ کی یہ رائٹنگ ہوتی ہے، یہ بہت اہم جگہ ہوتی ہے، اس کو ایسی ہی اخبار کی طرح نہیں لکھنا ہوتا۔ اور پانچویں نمبر پر بحث، خلاصہ اور سفارشات ہیں، جو آپ کی کنکلوژن کے آخری باب میں ہوتی ہیں۔ یہ مقالے کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، اس میں نتائج پر بحث کی جاتی ہے، انہیں پرانی ریسرچ سے جوڑا جاتا ہے، یہاں پر بھی پرانی ریسرچ سے جوڑا جاتا ہے، جیسے کہ میں ابھی چوتھے باب میں کہہ رہا ہوں، اور پالیسی سازوں یا مستقبل کے محققین کے لیے تجاویز دی جاتی ہیں۔ تو یہاں اس طریقے سے، اب اس کو مجھے اس نے مزید سوالات پوچھی، تو میں نے آگے ایک اور سوال اس کو داغ دیا کہ ایم فل کے مقالے میں اور پی ایچ ڈی مقالے میں کتنے کتنے الفاظ شرط ہیں، اور کتنے حوالہ جات ایچ ای سی کی جانب سے ضروری ہیں کہ آپ نے ریفرنسز کے اندر اتنے حوالہ جات دینے ہیں، وہ کتنے ہوں گے؟ تو اس حوالے سے میں نے اس سے پوچھا، تو اس کا جواب دیکھیں کہ کہہ رہے کہ ایچ ایس سی کی جانب سے الفاظ کی کوئی مخصوص یا قطعی تعداد مقرر نہیں کی، بلکہ یہ ذمہ داری جامعات کی اپنی ایڈوانسڈ اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ پر چھوڑ دی گئی ہے۔ تاہم پاکستانی جامعات میں رائج عمومی معیار یہ ہے، آپ کا اگر ایم فل کا مقالہ ہے تو 25,000 سے 50,000 الفاظ، 50 سے 100 حوالہ جات آپ کے ہونے چاہیے، اور پی ایچ ڈی کا اگر مقالہ ہے تو 70,000 سے 1 لاکھ الفاظ ہونے چاہیے، اور 150 سے زائد آپ کے ریفرنسز آخر میں ہونے چاہیے جو آپ نے اپنے اسٹڈی میں استعمال کیے ہیں۔ ایچ سی کی کچھ دیگر شرائط ہیں، پلیجرزم، یعنی جو دوسری شائع شدہ مواد کو اگر آپ نے کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے سارے کے سارے کو، اے آئی یہاں پہ نہیں بلکہ سملرٹی کا انڈیکس بتایا جا رہا ہے، سملرٹی انڈیکس جو ہے وہ 90% سے کم ہونا چاہیے، اور کسی ایک ماخذ یعنی ایک ہی کتاب سے آپ نے 5% سے زیادہ مواد نہ اٹھایا ہوا ہو، تو یہ بہت اہم بات ہے، اس کو دیکھیے گا۔ اور اس میں اے آئی کا فی الحال کوئی بھی ذکر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پلیجرزم میں جو سب سے زیادہ چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ ہے سملرٹی چیک، یعنی دوسرے شائع شدہ آرٹیکلز، کتابیں، ان سے آپ نے کتنا کاپی پیسٹ کیا ہے، یا اس کو اگر آپ نے اٹھایا بھی ہے تو کوٹیشن واضح ہونی چاہیے کہ یہ میں نے اٹھایا ہے، اور پھر اس کے دائیں بائیں جو آپ نے پیرافریز کرنا ہے تو وہ اپنے الفاظ میں اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوگا۔ غیر ملکی تشخیص یعنی فورن ایولیشن، یہ بہت اہم ہے۔ آج بھی مجھے ایک جگہ سے یہ فون آیا کہ بھائی ہمیں باہر کے ممالک سے 5 7 8 مقالے ہیں جن کی ایولیشن کروانی ہے، تو یہ ایولیشن غیر ملکی تشخیص ہوتی ہے، یعنی پی ایچ ڈی کے مقالے کا کم از کم 2 ترقی یافتہ ممالک کے بیرونی ماہرین سے جائزہ لینا لازمی ہے، آپ کا وہ تھیسس جو ہے وہ ان کے پاس جانا لازمی ہے۔ ایم فل کے لیے مقامی ماہرین ہی جائزہ لیتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن کم از کم پی ایچ ڈی کے لیے وہ باہر کسی 2 پروفیسرز کے پاس جانا لازمی ہوتا ہے، اور وہاں سے ایولیٹ ہو کر آتا ہے۔ تحقیقی مقالے کی اشاعت یعنی پبلیکیشن، یہ آپ کی پبلیکیشن کی ریکوائرمنٹ بہت لازمی ہے، اس کو دیکھیے گا کہ پی ایچ ڈی ڈگری کے لیے لازمی ہے کہ طالب علم کا کم از کم ایک تحقیقی ریسرچ آرٹیکل، مقالہ کہتے ہیں ریسرچ آرٹیکل کو، ایچ ای سی کے منظور شدہ جرنل یعنی WX یا Y کیٹیگری میں شائع ہو چکا ہو۔ اس میں اس نے یا لکھ دیا، لیکن بات اصل یہ ہے کہ بعض یونیورسٹیز کے اندر انڈیکس جرنل کے اندر یا اسکوپس لیول کے جرنل کے اندر آپ کا ایک ایٹ لیسٹ آرٹیکل ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمارے ہاں یہاں اس یونیورسٹی میں ہے، اور ورنہ دوسری بعض یونیورسٹیز کہتے ہیں کہ بھئی بس 2 آرٹیکلز ہونے چاہیے، چاہے جس بھی کیٹیگری کی، وائی کیٹیگری کے جرنل، یہ جرنل کی کیٹیگری ہوتی ہے جس میں آپ کا آرٹیکل پبلش ہوتا ہے نا، تو جرنل کی ایک کیٹیگری بالکل لو لیول کی وہ ہوتی ہے وائی کیٹیگری، اس سے بڑا ہوتا ہے پاکستان میں ایکس، پھر اس کی W اور X کیٹیگری بڑی کیٹیگری کہلاتی ہے، اور پھر
स्कोपस लेवल की कैटेगरी सबसे टॉप की कैटेगरी होती है, जहाँ पे सालों बाद कहीं आपके आर्टिकल के पब्लिश करने का नंबर आता है और लाखों में फीस वो चार्ज करते हैं। तो लिहाजा आप एटलीस्ट ऐसा करें कि इंडेक्स जर्नल ये स्कोपस तक ना भी पहुंचे, इंडेक्स जर्नल यानी जिसमें रिव्यू बाकायदा आपके आर्टिकल का होता है, उसमें एक आर्टिकल पब्लिश करवा दें, और दूसरा कोई वाई कैटेगरी में करवा दें। पाकिस्तान में अगर आप पढ़ रहे हैं तो बस आपके इंशाल्लाह ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, और आपकी पीएचडी की ये रिक्वायरमेंट इंशाल्लाह इसमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब इन कवायद को मजीद कहते हैं कि हम खोल कर बयान करते हैं, तो अब इसमें कहते हैं कि प्लेजरिज्म से बचाव, मुमासलत को कम रखने के लिए अमली और टर्न टेन के कवायद। अब ये मैं इससे सवाल पूछता हूँ कि टर्न टेन के जो कवायद हैं और प्लेजरिज्म को जो देखा जाता है एचईसी की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो क्या है? तो मैं आपके सामने ही इसको देख लेता हूँ। और चूंकि मैं तो बहुत सारी बातें आपके सामने करके आपको समझा चुका हूँ, तो आज हम थोड़ा सा इससे पूछ कर देखते हैं कि पाकिस्तान में इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है। एआई का कोई भी रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं थी। अलबत्ता एआई को खुद भी आपने जब उससे लिखवाएंगे, तो वसती बात को आपने बड़ी तरतीब से प्रॉम्प्ट के जरिए से उसको गहराई के साथ लिखवाना है, और फिर बाद में उसको अपने अल्फाज का सांचा देना लाजमी है, उसको पैराफ्रेज करना फिर लाजमी होगा। तो देखते हैं कि ये हमें इसका क्या रिप्लाई करता है कि हमारे पास प्लेजरिज्म के बचाव के हवाले से मुमासलत, यानी जो पब्लिश शुदा मवाद को आपने अगर कॉपी पेस्ट किया है, तो उस हवाले से हमें ये क्या गाइडलाइन देता है। तो जवाब ये आया है कि ये एक इंतहाई अहम मरला है कि आप दूसरे के पब्लिश शुदा मवाद को अपने आर्टिकल में अगर लेते हो, तो उसके लिए क्या करना है। तो टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर है जो इस प्लेजरिज्म को चेक करता है कि सिमिलरिटी आपकी क्या है। और अगर आप यानी ये उर्दू वाला है, तो उर्दू वाले में टर्निटिन जो है ना, वो एआई की लिखाई को नहीं पकड़ता। वो आपके दूसरे मवाद को, आपने अगर चोरी के अल्फाज कहते हैं ना, प्लेजरिज्म सरका कोई कहते हैं, वो अगर आपने बहुत सारा उठाया हुआ है और उसमें अपना कोई उसमें पैराफ्रेजिंग या अपने उस मताले की रोशनी में अपना दिमाग लगाकर उसको नहीं लिखा, तो सारा बस वहीं से आंखें बंद करके एक दूसरे आर्टिकल से, यानी नोटबुक एलएम को आपने कहा कि भाई बस उसके जितनी भी लिखाई है हूबहू बहू मुझे दे दो, तो ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा आपने तो करना भी नहीं है इंशाल्लाह। तो वो अगर आपने किया था, तो उसके लिए फिर कहते हैं कि मजमूई हद आपको पता है कि 90% है। 90% तक सिमिलरिटी आपकी माफ़ है, उससे ज़्यादा माफ़ नहीं है। एक किताब या एक आर्टिकल से 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कुछ मुस्तस्नियात होती हैं। टर्निटिन जब इस्तेमाल किया जाता है यूनिवर्सिटियों में, उसमें हवालाजात को नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि जो रेफरेंसेज हैं उसके उसको नहीं देखा जाता कि रेफरेंसेज आपने एआई से बनवाए हैं या आपने किसी और के उठाए हैं। रेफरेंसेज रेफरेंसेज होते हैं, हर जगह पे एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। वावेन में लिखे गए जो इख्तबासात हैं, यानी ये इस तरह के वावेन में आपने इख्तबास लिखना होता है। इख्तबास बिल्कुल दरमियान में होता है, आपके पेज के लिखाई दूसरी के दरमियान में रहता है। तो वो भी नहीं टर्न टेन में आता, उसको भी बाहर रखा जाता है, क्योंकि जब टर्न टेन के अंदर आप डालते हो अपने आर्टिकल को चेक करने के लिए या थीसिस को, तो वहाँ पे आता है कि क्या मैं आपके ये जो कोटेशन और इख्तबासात हैं इनको शामिल करूँ, तो आप उसमें क्लिक करते हो कि नहीं इसको शामिल नहीं करो। फिर वो कहते हैं क्या मैं रेफरेंसेस को शामिल करूँ, तो इसको भी काटा लगा दिया जाता है यूनिवर्सिटीज की तरफ से कि इन दो को शामिल नहीं करना, क्योंकि इनका तो एआई से या इनकी सिमिलरिटी का कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि ये एक ही जगह पे ही होते हैं और एक जैसे ही होते हैं। बाकी सिमिलरिटी कम करने के कुछ तरीके ये बता रहा है कि पैराफ्रेजिंग, किसी पैराग्राफ को पढ़ें, उसका मफहूम समझें और फिर असल माखुज को बंद करके उसे मुकम्मल तौर पर अपने अल्फाज और अपने अंदाज में लिखें। ये है सबसे बेहतरीन तरीका एक रिसर्चर का। महज चंद अल्फाज के मुतरादराफ बदल देने से टर्निटन उसे स्कैन कर लेता है। अगर आपने बस महज वो पूरा पैराग्राफ किसी आर्टिकल का उठाया है, किताब का उठाया और उसमें सिर्फ अल्फाज को तब्दील किया है, नहीं, उसको देखकर अपने अल्फाज में लिखें, वो टर्निटन से बच जाएगा। हमेशा हवाला दें, चाहे आपने किसी का आइडिया अपने अल्फाज में ही क्यों ना लिखा हो, उसका क्रेडिट असल मुसन्नफ को देना और हवाला इंटेक्स साइटेशन शामिल करना लाजमी। इंटेक्स का मतलब होता है कि वहीं पे ब्रैकेट, पैराग्राफ के अंदर में ब्रैकेट डाल के वहीं पे आप जो है ना वो दे देते हो। बरह रास्त इक़्तिबास, डायरेक्ट कोटेशन अगर आप उठा रहे हो, अगर किसी मुसन्नफ के अल्फाज इतने नागुज़ीर हैं, तो उन्हें वावेन में लिख कर अलग पैराग्राफ में डालना है और बताना है कि ये बेआईन ही मैंने वही उठाए हैं। अब एक छोटी सी सूरत हाल के बारे में वो बता रहा है कि अगर एक रिसर्च पेपर में एक बहुत ज़बरदस्त पैराग्राफ आपने पढ़ा, अब उसका बुनियादी ख्याल आपके लिटरेचर रिव्यू वाले बाब में शामिल करना आप चाहते हैं, तो आपके ख्याल में उसे अपने मकाले का ऐसा बनाने के लिए आपको अमली तौर पर सबसे पहला कदम क्या करना होगा। तो यहाँ से आगे हम इंशाल्लाह अगली वीडियो, चूंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो कुछ कुछ दिनों तक या एक दो वीडियोस तक आपको ना ये पूरी तरतीब में समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। बाकी करना आपने अपने हाथों से है, हम सिर्फ गाइड आपको कर सकते हैं और प्रॉपर गाइड करेंगे इंशाल्लाह। कहीं पे भी आपको ये परेशानी नहीं होगी कि यार यहाँ क्या करना था, यहाँ क्या। तो आज हमने अबवाब को देख लिया,
اور کہ ابواب بندی ایچ ایس سی کی ترتیب پر کیا ہوتی ہے۔ دوسرا ہم نے آج ریکوائرمنٹس پڑھ لی کہ بھائی ایچ ایس سی کی طرف سے ایک پیپر کے لیے اور ایک مقالے کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، پھر پلیجرزم کیا ہوتا ہے، اور پلیجرزم کی جو ایچ ایس سی کی طرف سے ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آگے انشاءاللہ ہم مزید بڑھیں گے، اور اگلی ویڈیو کے اندر بھی ہم مزید اس کے اوپر برین سامنے کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ اصل میں آپ کا طریقہ کار ہوگا، اور یوں آپ کا پی ایچ ڈی کا سفر آگے چلے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔